तो चलें आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डायमंड। जो डायमंड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है, और ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में डायमंड से क्वेश्चन आने की संभावना होता है। तो चलिए हम लोग डायमंड के बारे में आज सारा कुछ पढ़ लें। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डायमंड। तो चलिए हम लोग देखते हैं डायमंड के बारे में। डायमंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायमंड। नाम तो सुना ही होगा, डायमंड, हीरा। चलिए तो डायमंड के बारे में देखते हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है सारे को हम लोग कर लेते हैं। ये बात मान लीजिए कि नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होगा डायमंड से कम एक सवाल पक्का होगा, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है आपका कि डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। याद रखेंगे कि जो डायमंड बना होता है ये किससे बना होता है बेटा? कार्बन से। 100% कार्बन से बना होता है। तो पहला पॉइंट यही कहा था आपका, डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ किसका? कार्बन। यानी जो डायमंड हमारा बना होगा वो 100% कार्बन से बना होगा। पहला पॉइंट आपका हुआ कि डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो हमारा डायमंड है 100% कार्बन से बना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो याद रखिएगा कि डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। याद रहेगा। चलिए दूसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं डायमंड का, तो क्या कहेंगे सुनिएगा। तो कहेंगे कि डायमंड इज द नेचुरल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या कहूँगा? नेचुरल एलोट्रॉप्स ऑफ किसका बेटा? कार्बन। नेचुरल एलोट्रॉप्स का क्या मतलब है? इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक अपरूप। डायमंड इज द नेचुरल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या बोल रहा बेटा? नेचुरल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का जो है वो प्राकृतिक अपरूप है। दूसरा पहला क्या बोला बेटा? डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड जो है कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है। दूसरा क्या बोला बेटा? कि डायमंड इज द नेचुरल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का नेचुरल एलोट्रॉप्स। आइए बात करें। अगला जो बात करें बेटा वो बात करें इसका जो स्ट्रक्चर होता है। देखिएगा इसका जो स्ट्रक्चर होता है जनरली ये होता है आपका टेट्राहाइड्रल। याद रखिएगा, आप बचपन से पढ़े हैं कि कार्बन इज टेट्राहाइड्रल। अगर कार्बन टेट्राहाइड्रल है तो कार्बन से ही तो डायमंड बने हैं, तो ये भी कैसा होगा बेटा? टेट्राहाइड्रल। याद रखेंगे। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहाइड्रल। आइए डायमंड का सबसे सिंपलेस्ट तरीका हम लोग देखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं कि डायमंड का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है। आइए टेट्राहाइड्रल को हम लोग देखें। अगर आप डायमंड को देखें कुछ ऐसा होता है टेट्राहाइड्रल। कहते हैं हम आपकी मदद करते हैं और आप 3 और लोगों की मदद करें, हाँ या ना? यानी ये टेट्राहाइड्रल हुआ और जुड़ेगा और जुड़ेगा, जुड़ता रहेगा। याद रखिएगा, जुड़ता जाएगा। ये एक से जुड़ा फिर इसमें भी जुड़ेगा। यानी सारे कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए? 4 चाहिए। तो आपको पता है ये किस तरीके से होगा? पूरा नेटवर्क की तरफ फैल जाएगा। इसलिए इसका जो नाम होगा वो होगा नेटवर्क सॉलिड। तो याद रखिएगा डायमंड को हम लोग नाम देते हैं नेटवर्क सॉलिड, या इसी का नाम है जाइंट मॉलिक्यूल। क्या नाम देते हैं बेटा? जाइंट मॉलिक्यूल। याद रखेंगे ये जो हमारा डायमंड है ये क्या होगा बेटा? नेटवर्क सॉलिड होगा, या क्या होगा? जाइंट मॉलिक्यूल कहते हैं। विदाउट इसको क्या कहेंगे बेटा? जाइंट मॉलिक्यूल। तो जो हमारा डायमंड है वो आपका क्या कहलाएगा? जाइंट मॉलिक्यूल। आइए अब जो है अब आपके लिए 2-4-5 वर्ड जो है 2-4-5 इसका जो मेन टॉपिक है उसको हम लोग लिखे पॉइंट को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सुनिए, कहता है कि डायमंड में कार्बन के बीच का जो एंगल है कौन है वो कितना है? तो याद रखिएगा 109 डिग्री 28 मिनट 56 सेकेंड। याद रहेगा। बोलिए डायमंड में कार्बन के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट 56 सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलिए क्या कहेंगे? डायमंड में कार्बन के बीच का जो एंगल होगा जिसको आप कहते हैं बॉन्ड एंगल, वो कितना होगा भैया?
बॉन्ड एंगल। तो याद रखिएगा ये जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट 56 सेकंड है। कितना होगा बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट और 56 सेकंड। अगला देखें तो कहूँगा कि डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस है, डायमंड में कार्बन कार्बन का जो बीच का डिस्टेंस है, याद रखिएगा वो है आपका 1.54 एंगस्ट्रम, या इसी को देते हैं 154 पिकोमीटर। याद रहेगा, डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो है 1.54 एंगस्ट्रम या 154 पिकोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए अब क्या बात करूंगा, सुनिएगा कि बात करूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन, याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन डायमंड जो होगा वो होगा बेटा sp3। क्या होगा भैया? sp3। कैसे होगा देख लीजिए। sp3 एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और चार बॉन्ड। तो याद रखेंगे तीन चीजें। सबसे पहला कि डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच का एंगल कितना होगा, तो 109 डिग्री 28 मिनट 56 सेकेंड। क्या बोले बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट 56 सेकेंड। अगला, डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस कितना है भैया? 1.54 एंगस्ट्रम या 154 पिकोमीटर। डायमंड में ईच कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका है sp3। क्या है भैया? sp3। याद रखेंगे कि डायमंड में ईच कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका है sp3। याद रहेगा। आइए अब जो बातें करेंगे वो सुन लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट बात है। अगला कह रहा हूं कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, जिसको आप अंग्रेजी में अपवर्तनांक कहते हो, तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है बेटा 2.42। याद रहेगा, बोलिए डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा? 2.42। आई मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं? याद रखिए, याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका एक हीरा का स्पेशल टाइप है, डायमंड का स्पेशल टाइप है, जिसको हम लोग कहते हैं कोहिनूर। नाम तो सुना ही होगा आपने। कई बार हम लोगों के लिए मतलब उठता है कि अंग्रेज हमारा कोहिनूर लेके चला गया, तो वही है आपका सबसे ज़्यादा चमकदार है डायमंड, जो है प्योरेस्ट फॉर्म है, सबसे अच्छा डायमंड है। तो याद रखेंगे मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कोहिनूर का होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.45 होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कोहिनूर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कोहिनूर। याद रहेगा। तो याद रखेंगे कि मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा? 2.45, जिसका नाम है कोहिनूर। आइए तो जो हमें मेन चीजें याद रखना है उसको एक बार देख लीजिए आप। क्या कहूंगा कि डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच का एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट 56 सेकेंड। अगला, डायमंड में ईच कार्बन के बीच का डिस्टेंस है 154 पिकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रम। ईच कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है आपका sp3। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? RI, जिसको आप कहते हैं अपवर्तनांक, वो है 2.42। मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? तो क्या कहूंगा भैया कि जो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 2.45। किसका? किस डायमंड का? एक स्पेशल टाइप का डायमंड है जिसको हम लोग कहते हैं कोहिनूर। तो आपको पूछ देगा कि बताइए कोहिनूर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? क्या कहूँगा? 2.45। आइए बात करें। अगला जो बात करेंगे डायमंड के बारे में, ये देखिए अगला कहेंगे, अगला कहने वाले हम लोग जो डायमंड के बारे में, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इसका भैया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है उसका कैसा होगा बेटा? बैड कंडक्टर। बट सुनिएगा, बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ किसका भैया? हीट। याद रहेगा, बच्चा खूब कंफ्यूजन में रहता है, तो याद रखिएगा कि जो डायमंड है वो बैड कंडक्टर है किसका भैया? इलेक्ट्रिसिटी का। बट ये गुड कंडक्टर है किसका? हीट का। याद रखेंगे कि डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगला याद रखेंगे, अगला पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है सुनिएगा कि डायमंड के बारे में क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है इट इज ए हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस। हार्डेस्ट
नेचुरल सब्सटेंसेस। याद रखिएगा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस कह रहा है कि जो नेचर के द्वारा बनाया गया चीजें हैं उसमें सबसे हार्ड है आपका कौन सा भैया, डायमंड, हार्डेस्ट। याद रखें कि अगर हार्डेस्ट है, हार्ड नहीं हार्डेस्ट है, तो इसका एमपीबीपी क्या होगा, तो याद रखिएगा एमपी एंड बीपी वेरी हाई। एमपी एंड बीपी क्या होगा भैया, हाई नहीं वेरी हाई। याद रहेगा क्या, एमपी एंड बीपी क्या होगा भैया, वेरी हाई। तो याद रखेंगे कि ये जो डायमंड है ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस है। कैसा है भैया, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस, इससे हार्ड नेचुरली कुछ भी नहीं है। आई तो इसलिए अगर हार्डेस्ट है तो एमपीबीपी हाई नहीं होगा भैया, वेरी हाई होगा। कैसा होगा भैया, वेरी हाई होगा। आई आगे अगर हम लोग देखें अगला पॉइंट क्या करें सुनिएगा, अगर मान लो हमारा डायमंड है और इसको हमने हीट शुरू किया, याद रखिएगा 700 डिग्री सेल्सियस पर, और O2 नहीं है, यानी O2 के एब्सेंस में, O2 है ही नहीं यहाँ पर। याद रखेंगे हीट कर रहे हैं, O2 एब्सेंट है यानी O2 है ही नहीं। तो याद रखिएगा जब डायमंड को 700 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो विदाउट लिक्विड में बदले, ये किस में होगा बेटा, कन्वर्ट होगा ग्रेफाइट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। याद रखेंगे क्या कहेंगे बेटा कि ये जो डायमंड है, ये जो डायमंड है, डायमंड को जब 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ये किस में बदलेगा बेटा, ग्रेफाइट में बदलेगा, बिना मेल्ट हुए, बिना लिक्विड में बदले। आई अगला जो बातें कहेंगे वो सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका जो क्रिस्टल होता है, इसका जो क्रिस्टल होता है वो क्या होता है भैया, इसका जो क्रिस्टल सिस्टम होता है वो कैसा बनता है। याद रखिएगा जो डायमंड का क्रिस्टल है वो है भैया एफसीसी। क्या भैया, एफसीसी। डायमंड कैसा बनाता है बेटा, एफसीसी। इसका जो एज होता है, अगर ये एफसीसी बना है, आपको पता ही है एफसीसी है, अगर ये डायमंड एफसीसी है, सुनिएगा इसका एज लेंथ जो है, एज है जो भुजा की लंबाई है, वो आपका जो ए है वो है 1.5668 एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा ये जो डायमंड है इसका जो क्रिस्टल होता है बेटा वो होता है एफसीसी। तो याद रखिएगा डायमंड का क्रिस्टल कैसा होगा, एफसीसी। और ये जो डायमंड का क्रिस्टल एफसीसी होगा विथ एज लेंथ 1.5668 एंगस्ट्रॉम, 1.5668 एंगस्ट्रॉम। याद रहेगा। आगे बात करें, अगर मैं नेक्स्ट डायमंड की बात करूं, डायमंड के डेंसिटी की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, डायमंड के डेंसिटी की बात करूं, तो याद रखिएगा डायमंड का जो डेंसिटी है वो है 1.5 to 1.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रखेंगे कि डायमंड का जो डेंसिटी है, डायमंड का जो डेंसिटी है वो है 1.5 to 1.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला डायमंड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, क्या भैया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये होता है 3.52। कितना होता है बेटा, 3.52। याद रखेंगे, सुन लीजिएगा कि जो डायमंड का क्रिस्टल है वो कैसा बनाता है बेटा, एफसीसी। डायमंड जो क्रिस्टलाइज होता है, डायमंड क्रिस्टलाइज एज एफसीसी। सीधे आपको पूछ देगा कि डायमंड कैसा क्रिस्टल बनाएगा, तो क्या कहूंगा, एफसीसी। विथ एज लेंथ, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, विथ एज लेंथ 1.566 एंगस्ट्रॉम। अगला कह रहे हैं कि डायमंड का डेंसिटी कितना होगा बेटा, तो 1.5 से लेकर 1.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। अच्छा, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, तो याद रखेंगे 3.52। क्या याद रखेंगे बेटा, 3.52 याद रहेगा। चलो अब देखिए क्या करें, अब जो बातें करेंगे सुनिएगा। डायमंड जो है, सुनिएगा, तो इम्प्योर डायमंड, क्या कहूंगा बेटा, इम्प्योर डायमंड। तो याद रखिएगा इम्प्योर डायमंड को कभी ब्लैक डायमंड भी कह देता है। क्या कहते हैं बेटा, ब्लैक डायमंड। अच्छा याद करिएगा इम्प्योर डायमंड जो है जिसको आप ब्लैक डायमंड कहते हैं, इसका यूज कहाँ होता है, तो याद रखिएगा इसका जो यूज होता है, यूज टू कट द ग्लास, यूज टू कट द ग्लास, कट द ग्लास।
तो याद रखिएगा कि ऐसा पेन में रहता है, तो ग्लास को छुएगा, जैसे ग्लास को सिर्फ छुआ ऐसे ग्लास दो हिस्सा में बट गया। तो याद रखिएगा जो इम्प्योर डायमंड है जिसको ब्लैक डायमंड कहते हैं, उसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? ग्लास को कट करने में, शीशा को काटने में। याद रखिए। और क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कि हमारा ड्रिल मशीन है, याद रखिए जो पत्थर में छेद करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं बेटा कि ड्रिल मशीन में यूज करते हैं। किस लिए बेटा? पत्थर में छेद करने के लिए। याद रखेंगे क्या कहेंगे कि ब्लैक डायमंड या इम्प्योर डायमंड, इम्प्योर डायमंड, इम्प्योर डायमंड यूज इन ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन टू मेक होल इन कंप्यूटर रॉक। जो पत्थर है उसमें छेद करने के लिए क्या करते हैं बेटा? ड्रिल मशीन में क्या हम लोग यूज करते हैं बेटा? इम्प्योर डायमंड। अगला पॉइंट याद रखिएगा, ये जो इम्प्योर डायमंड मतलब ये जो डायमंड है ये पॉइजनस इन नेचर है। ये कैसा होगा बेटा? पॉइजनस इन नेचर, पॉइजनस इन नेचर। सुन लीजिए, दुनिया के जितने भी कंपटीशन एग्जाम था आज तक, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ है या जितने भी एग्जाम हुआ, इससे बाहर आज तक नहीं पूछा और नहीं पूछेगा। तो आइए हम लोग एक एक करके एक बार फिर से रिकैप कर ले डायमंड के बारे में। आइए हम लोग देखें डायमंड के बारे में। चलिए आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो हम लोग बात करें डायमंड की। किसकी बात करें बेटा? डायमंड की। तो याद रखिएगा पहला पॉइंट बोल रहा हूँ कि डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो दुनिया में डायमंड ही एक चीज़ है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म है। प्योरेस्ट का क्या मतलब है बेटा? 100% कार्बन। अगर आपको सीधा पूछ दे कि कोई चीज़ 100% कार्बन से बना है, इसका क्या मतलब है? तो एक ही वर्ड बोलूँगा, डायमंड है। तो क्या बोलेंगे बेटा? डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। दूसरा क्या करें कि ये नेचुरल एलोट्रॉप से, क्या बेटा? नेचुरल एलोट्रॉप से, अंग्रेजी में अगर कहें तो प्राकृतिक अपरूप है, यानी दूसरा रूप है। चलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भैया? तो याद रखिएगा इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राइड। क्या होता है कि अगर डायमंड कार्बन से बना है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डायमंड इज द टेट्राइडल, डायमंड कार्बन इज द टेट्राइडल, कार्बन इज टेट्राइडल। अगर कार्बन ही टेट्राइडल है तो ये कैसा होगा? डायमंड कैसा होगा? टेट्राइडल होगा। आइए डायमंड का सिंपल स्ट्रक्चर देखें हम लोग। चलिए अगर डायमंड की हम लोग बात करें सिंपली, तो याद रखेंगे कि डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट और 56 सेकेंड। तो याद रखिएगा कि डायमंड का जो एंगल है बेटा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट और 56 सेकेंड। याद रहेगा डायमंड का जो एंगल है वो कितना बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट और 56 सेकेंड। अगला, डायमंड में कार्बन कार्बन के जो बीच का डिस्टेंस है, बीच का जो दूरी है वो कितना भैया? 1.54 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर। याद रहेगा। चलिए अगला कह रहा है कि डायमंड में ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? जितने भी कार्बन आ जाए उस सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो आप क्या कह के रखें भैया? ये होगा sp3। क्या होगा भैया? sp3। आइए डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? तो आपको याद रखना है कि जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 2.45। जनरली बोले या नॉर्मली, जो नॉर्मल डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। बट एक स्पेशल टाइप का डायमंड होता है जिसका नाम है कोहिनूर। क्या नाम है भैया? कोहिनूर। ये जो कोहिनूर डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.45। तो आपको पूछ लेगा कि डायमंड का मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? कहेंगे 2.45। क्या कहेंगे भैया? 2.45। किस डायमंड का? तो उसका नाम होगा कोहिनूर। अगला, डायमंड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड या जॉइंट मॉलिक्यूल कहते हैं। जॉइंट मॉलिक्यूल का मतलब है, जॉइंट का मतलब है दानवाकार, दानावाकार के। तो दानावाकार समझते हैं, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल। तो याद रखिएगा ये जो डायमंड है इसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क सॉलिड या जॉइंट मॉलिक्यूल। अगला जो बातें कह रहे हैं सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। कहते हैं कि डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो याद रखेंगे कि ये जो डायमंड है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है बट हीट का गुड कंडक्टर है। चलो अगला कह रहा है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस। हार्ड नहीं भैया, हार्डेस्ट। ये जो डायमंड है ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस है। नेचर ने जितने चीज़ों को बनाया उसमें सबसे हार्ड क्या है भैया? डायमंड। अगर ये हार्डेस्ट है तो बताइए एमपीबीपी कैसा होगा? एमपीबीपी इज वेरी हाई। एमपीबीपी कैसा होगा बेटा? वेरी हाई। हाई नहीं, कैसा होगा? वेरी हाई।
कह रहा है कि अगर एयर के एब्सेंस में, एयर के अनुपस्थिति में अगर डायमंड को 700 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाए तो याद रखिएगा वो ग्रेफाइट में बदलता है बिना मेल्ट हुए। याद रखेंगे, बिना मेल्ट हुए किस में बदल जाता है भैया? ग्रेफाइट। अगर डायमंड को 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करेंगे क्या हो जाएगा भैया? ये बन जाएगा ग्रेफाइट। अगर ऑक्सीजन हो तब क्या होगा? अगर ऑक्सीजन हो तब याद रखेंगे C+O2 बना देगा आपका CO2। चलिए इसको कोई देखने की जरूरत है नहीं, ये आपको नहीं पूछेगा कभी, CO2 अलग चीज। चलिए कह रहे हैं कि डायमंड किस टाइप का क्रिस्टल बनाता है। याद रखिएगा कि डायमंड जो क्रिस्टलाइज होता है वो कैसा होता है। याद रखिएगा कि डायमंड क्रिस्टलाइज एज FCC, डायमंड जो बनाता है वो FCC जैसा क्रिस्टल बनाता है विथ एज लेंथ 1.5668 एंगस्ट्रॉम। तो याद रखिएगा कि जो डायमंड है वो FCC स्ट्रक्चर बनाता है, FCC क्रिस्टल बनाता है जिसका एज लेंथ होता है 1.566 एंगस्ट्रॉम। अगला, डायमंड का जो डेंसिटी है बेटा वो है 1.5 से 1.53 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा कि डायमंड का डेंसिटी कितना बेटा? 1.5 से 1.53 ग्राम पर सेंटीमीटर। अगला, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? तो याद रखेंगे 3.52। कितना होगा बेटा? 3.52। तो याद रखिए डायमंड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना? 3.52। अगला, इम्प्योर डायमंड जिसको हम लोग नाम देते हैं ब्लैक डायमंड। क्या नाम देते हैं बेटा? ब्लैक डायमंड। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? यूज टू कट द ग्लास। ग्लास को कट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा? इम्प्योर डायमंड या ब्लैक डायमंड। आप लोग देखे होंगे कि पत्थर में छेद करके पाइप इस तरफ से उस तरफ है और चीजें हैं, उसको पत्थर में कैसे छेद करते हैं? तो याद रखिएगा इम्प्योर डायमंड का यूज हम लोग ड्रिल मशीन में करते हैं। कहाँ करते हैं भैया? ड्रिल मशीन में। किस लिए? मेक होल इन रॉक, पत्थर में छेद करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और क्या करें बेटा? पॉइजनस इन नेचर, ये जो होता है प्योर डायमंड ये पॉइजनस इन नेचर होता है, पॉइजनस नेचर का होता है। और क्या बात करो, डायमंड का यूज हम लोग का क्या कहते हैं भैया? ज्वेलरी में करते हैं, हम लोग आभूषण में करते हैं। तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट याद रखना आपको इससे ज़्यादा आज तक कभी नहीं पूछा और आगे भी नहीं पूछेगा। तो अगले एग्जाम में जो एग्जाम होने वाला है कम से कम एक क्वेश्चन आपका होगा ही, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। बट अगर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तो ऐसा नहीं कि आप मत करिए। अगर आप सीखते हैं तो बिल्कुल करिए, सपोर्ट करिए, मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।